सो आई विल बी टेकिंग योर हिस्ट्री लेक्चर्स। तो देखिए हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री आप कौन कौन से बैकग्राउंड से आप लोग कॉलेज में क्या पढ़ा आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स, आपने साइकोलॉजी, अच्छा बीए आपने बीए कर रखा है, तो आपका सब्जेक्ट था हिस्ट्री। अच्छा, तो हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं? व्हाट इज हिस्ट्री? क्या समझते हैं आप हिस्ट्री से? लेमैन टर्म में, कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट। सो हिस्ट्री बेसिक टर्म है, हिस्ट्री यही है, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स विद सम लर्निंग्स। तो हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ है, क्या इवेंट्स हुए हैं, और उन इवेंट्स से हमें क्या मिलती है? लर्निंग्स। तो जब हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसका एक पार्ट है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है, सिर्फ मेंस में आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा बेस बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री से और एंशिएंट हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री को हम जब डिवाइड करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट वन इज योर एंशिएंट, देन इज योर मिडाइवल, देन इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो हम ये डिविजन्स करते हैं, इस डिविजन्स में एंशिएंट हिस्ट्री इज रूल्ड बाय, मोस्टली रूल्ड बाय हिंदू रूलर्स। जो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है वो एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब आप मिडिवल हिस्ट्री में आते हो तो उसमें क्या होता है, आपका मुस्लिम और इस्लाम का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आता है। फिर जब हम मिडिवल हिस्ट्री हमारी ख़त्म होती है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देयर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियंस, तो ब्रिटिशर्स पर्टिकुलरली। तो इसमें हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर डिवीजन नहीं है हिस्ट्री का। तो हम अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, वी टॉक इन बीसी एंड एडी। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू इज बीसी? बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। तो 2 टर्म्स इसको बोल सकते हैं, या तो बीसीई, एक्चुअली बीसीई भी बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। देन देयर इज अनदर टर्म, उसे बोलते हैं एडी, डोंट से आफ्टर डेथ। क्या होता है एडी? एडी इज एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये से एक नंबर लाइन है, मैथ्स का कंसेप्ट है थोड़ा सा बस समझने के लिए। तो जो ये एज थी, इस पर्टिकुलर जो ईयर थी ये, इस ईयर में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो इससे पहले के जितने भी ईयर्स थी उनको हम किस में काउंट करते हैं? बीसी में। सपोज यहाँ पे पहली लाइन आई तो उसको बोलते हैं 1 BC, फिर 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, ऐसे से करते हैं 2500 BC, फिर आगे 3000 BC, और यहाँ से आगे वाली जो लाइन आपकी ईयर्स आती है उनको बोलते हैं AD, 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, 5 AD। तो आज प्रेजेंटली हम आज जी रहे हैं तो वो क्या है? 2023 AD। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है, हम बहुत बार इसको यूज़ करेंगे, BC और AD को हम यूज़ करेंगे। You have to make class notes, but I will be dictating you notes in class, and you also have to follow some notes. Institute will be providing you some notes, so you have to add extra material from that notes. हिस्ट्री अभी तो आज तो फर्स्ट ही लेक्चर है, मतलब ये मान के चलो अराउंड 50 लेक्चर्स, 50 आवर्स, सॉरी मतलब 25 लेक्चर्स के अराउंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब बुक्स की वहाँ करते हैं बात, उसके बारे में भी बुक्स की बात हम करेंगे। तो बुक्स में आपको जनरली तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में सिर्फ क्लास नोट्स फॉलो करने जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में,
क्लास नोट्स फॉलो करने हैं, एंड उसके एडिशन में आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन। सपोज हमने आज पढ़ा कोई भी टॉपिक पढ़ा, हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ा, गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर पढ़ा हिस्ट्री में, तो हेयर इन क्लास आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट, मतलब पढ़ाऊंगा सब कुछ में, फिर भी ह्यूमंस की लिमिटेशंस होती है, हर चीज़ की, नॉलेज की लिमिटेशंस होती है, टाइम की लिमिटेशंस होती है, कुछ पार्ट अगर इनकेस छूट गया तो वैल्यू एडिशन आपको करना है। अगर 80% कवर हो गए, वैसे तो 100% होगा, बट कुछ अगर क्वेश्चन छूट गया तो आप जब घर जाओगे, आप कोई रेफरेंस पढ़ोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको कोई फैक्ट मिलता है उसमें, कोई 10 साल पुराने क्वेश्चन में कि गुप्ता एम्पायर में ये भी हुआ था, तो जो क्लास नोट आप लिखोगे यहाँ पे, जो मैं डिक्टेट करवाऊंगा, उसमें आप एडिशन कर दोगे कि प्लस ये चीज़ भी उसमें आएगी। तो बस वो वैल्यू एडिशन करना है आपको। फॉर ये आपका एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए ऐसे ही चलेगा। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट से आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ भी जो आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ पर आपको सॉल्व करनी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स आपको बुक पढ़नी है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है राजीव अहिर, तो वो बुक आपको पढ़नी है। उसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो खरीदना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम पढ़ेंगे। वैसे एनसीईआरटी भी होती है इसके लिए, काफ़ी लोग एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी आरएस उनकी मतलब आरएस करके नाम स्किप हो रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, बट आप इसी को फॉलो करना, इससे हो जाएगा आपको, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, वी विल कवर आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, बट लोग दैट विल बी इंक्लूडेड इन दोज लेक्चर ओनली। तो बेसिकली आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट अगर कोई आप क्लास लेते हैं, क्लास लेने का पर्पज़ यही होता है कि अदरवाइज़ आप घर पे इतनी सारी बुक्स फॉलो करोगे, तो हम क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे जाओगे, आपको बहुत सारी वो मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वी कनेक्ट हेयर डॉट्स, जैसे ये डॉट्स है, इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। गूगल करोगे आप, जो यहाँ पे मिलेगा आपको उससे 2 गुना 3 गुना आपको गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन हाउ टू कनेक्ट दीज डॉट्स, दिस वी टीच हेयर इन इंस्टीट्यूट। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, हम आपको बताते हैं पढ़ना कैसे है। बाकी पढ़ने की जो बाकी मटेरियल है, मटेरियल बहुत अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। जो काम आप 3 साल में करोगे, वो काम इंस्टीट्यूट में 1 साल में हो जाता है। मतलब अगर आप खुद पढ़ते रहोगे तो कुछ भी पढ़ते रहोगे तो आपका थोड़ा सा आइडिया होगा नहीं क्लियरली। तो क्लियर है। तो अभी हम बात कर रहे थे एसी और बीसी के बारे में हमने पढ़ा, तो आगे की बात करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, तो बुक्स के बारे में तो क्लियर है, बुक्स का हो जाएगा, बुक्स की चिंता मत कीजिए। तो जो मैं बोलता रहूँगा तो आपने लिखना भी है अपने साथ साथ, क्योंकि यही नोट्स हैं जो हैंडी नोट्स होंगे और आपको हर टाइम हेल्प करेंगे। जैसे एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम से पहले आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरी बुक रिवाइज करो, तो जो आपके हैंडी नोट्स हैं जो आप यहाँ पे कर रहे हो, तो वो हैंडी नोट्स आपको हेल्प करेंगे रिवाइज करने में, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो थिंक ऑफ अ पीरियड, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में आपको क्या लास्ट रेफरेंस आता है कि भाई कहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई होगी, व्हाट इज़ द लास्ट रेफरेंस पॉइंट जो आप सोच पा रहे हो अभी, लास्ट पॉइंट कहाँ से शुरू हुई होगी हिस्ट्री? हाउ? हाँ जी बोलिए। वैदिक एरा, और बोलिए। वैदिक एरा से पहले लास्ट रेफरेंस, देखो आपने देखा होगा, कभी स्टोरीज में सुना भी होगा आपने कि आदमी बिल्कुल ऐसे कौन सी एज? स्टोन एज, वेरी गुड। और स्टोन एज से पीछे चलिए ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपको आइडिया है हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुई थी। हम हिस्ट्री अपने कार्टून्स में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखते हैं। तो बहुत पुराने जो लोग रहते थे, जंगलों में रह रहे हैं, जानवरों के साथ हार्मोनाइज सिस्टम में रह रहे थे लोग, तो वो जो सिस्टम था उसी सिस्टम से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो जब हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हाउ डू वी कम टू नो अबाउट हिस्ट्री, हमें पता कैसे चलता है कि हिस्ट्री है? टुडे वी नो अबाउट आवर ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर, हमें पता है उनके बारे में। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है उनके बारे में?
अगर आपकी कहीं लैंड है, कुछ भी आपको अपने परदादा के बारे में, किसी के बारे में आपको पता कैसे चलता है कि उनके बारे में, हाउ डू यू गेट आइडिया कि वो थे, वो नहीं थे, या है पेरेंट्स से। और पेरेंट्स को कैसे पता चला? नहीं, कुछ और भी प्रूफ होते हैं ना, सोसाइटी, चलो वो तो वर्बल प्रूफ है जो आप जिनकी बात कर रहे हो। अदर देन दैट अदर देन फैमिली, लिविंग बींग्स, बोलो। सॉरी, इंस्क्रिप्शंस, वेरी गुड, इंस्क्रिप्शन इज अ गुड आंसर, बट आपकी फैमिली के बारे में मैं कह रहा हूँ। जैसे अब हमें अपनी फैमिली के बारे में कैसे पता चलता है? देखो मैं अपनी बात करता हूँ, तो मुझे अपने दादा के दादा परदादा के बारे में जो कुछ पता है वो कैसे पता चलता है? लैंड रिकॉर्ड से, लैंड रिकॉर्ड्स। अब अपने विलेज एरिया जाओगे, विलेज एरिया में क्या होते हैं? लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड में नाम लिखा रहता है कि इसके पिता ने इतनी ज़मीन इसको दी, उसके पिता ने इतनी ज़मीन उसको दी, वो सब रिकॉर्ड्स रहते हैं कि इसका बेटा ये था, उसका बेटा ये था, लैंड रिकॉर्ड्स। जो इस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिटरेरी रिकॉर्ड्स। जो हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिटरेरी रिकॉर्ड्स। एक तो ये रिकॉर्ड्स हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कौन से रिकॉर्ड्स हैं? लिटरेरी रिकॉर्ड्स। तो एक रिकॉर्ड होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मींस, जैसे ये आज बिल्डिंग है, ये 218 219 जिसका SCO नंबर है, कोई बिल्डिंग है ये, तो ये एक एविडेंस है किस एरा में बनी थी, किस एज में बनी थी, हमें पता है इसके बारे में। तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, तब भी हमें आइडिया होगा कि यहाँ पे बिल्डिंग है। उस ज़माने में लोग रहेंगे, उनको आइडिया रहेगा। कैसे आइडिया रहेगा? इस एविडेंस से। हमें वी गेट आइडिया अबाउट मुगल्स, हाउ मुगल्स ने जो आर्किटेक्चर बनाया है दिल्ली में, जो ताजमहल है, बुक्स इज अंडर लिटरेरी रिकॉर्ड्स। बाकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कोई टेम्पल है तो जैसे अयोध्या में राम टेम्पल जो हमें लगता है, और कोई भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन्हें क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो जो हमारा पहला हिस्ट्री की जो एज थी, सबसे पहली एज हिस्ट्री को देखो, एंशिएंट हिस्ट्री भी अपने आप आगे किसमें? कुछ एजेस में डिवाइड है, एजेस एंड पीरियड्स में डिवाइड है। तो सबसे पहला जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं प्री, लिखना है इसको, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। Prehistoric period means we do not have any literary record of this period. इस पीरियड का कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ये वो एरा है व्हेन मैन वाज वाइल्ड, ही वाज लिविंग इन केव्स एंड ही वाज नेकेड एंड रोमिंग ऑल अराउंड, ही वाज हंटिंग एंड देयर वाज नो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ दिस ईयर। देखो आज हम खाना खाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, गेहूँ, राइस, वीट, वो जो एग्रीकल्चर था इस एज, इस पीरियड के स्टार्टिंग एरा में नहीं था। वो हम पढ़ेंगे कब वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की फर्स्ट वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो लिटरेरी रिकॉर्ड्स, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसका कोई लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ये भी अपने आप में कुछ एजेस में डिवाइड आगे, एजेस में डिवाइड है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि आपको, चलो मैं बताता हूँ आगे। सबसे पहली जो एज है उसे बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। फर्स्ट एज इज पेलियोलिथिक एज। हाँ जी, ये क्या कह रहे हो? हाँ, इसका जो, हाँ, प्री हिस्टोरिक पीरियड का सब पार्ट है पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज
पेलियोलिथिक एज। तो जो ये एज थी, इस एज में मैन वॉज हंटर, मैन वॉज, लिखना है इसको, मैन वॉज हंटर, नेकेड, एंड ही लिव्ड नोमैडिक लाइफ। नोमैड्स क्या होते हैं? बंजारे, बंजारे मतलब हाँ, दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उनका कोई ठिकाना नहीं होता बंजारों का, मतलब आज यहाँ रह रहे, कोई घर नहीं होता, आज यहाँ रह रहे, कल कहीं और रहेंगे, कल कहीं खाना और मिल गया तो कहीं और में और चले गए। तो जो इस एज का आदमी था, हंटर था, नेकेड रहता था आराम से, तो केव्स में रह रहा है, और कोई इसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करता था, ये सिर्फ एनिमल्स को खाता था, हंटिंग करता था। और दिस मैन इन द लेटर एरा, लेटर स्टेजेस, दिस मैन डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड फायर, दैट टू एक्सीडेंटली। तो एक्सीडेंटली इस मैन ने फायर डिस्कवर करी थी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई कि इन विच एज और इन विच एरा फायर वॉज डिस्कवर्ड, तो आंसर इज पेलियोलिथिक एज। So after this Paleolithic age, then there comes your next age. So जो Paleolithic age का मैन था, वो कुछ टूल्स भी यूज करता था। तो जो वो टूल्स यूज करता था, वो बिग स्टोन टूल्स यूज करता था। तो लिख दो इसको भी, बिग स्टोन टूल्स, बिग स्टोन टूल्स। तो जो नेक्स्ट आपका पीरियड आता है, नेक्स्ट पीरियड इज योर मीसोलिथिक एज। तो इस एज में भी मैन नोमैड था, नेकेड था, घूम रहा था, सेम प्रॉपर्टीज, बट इसमें थोड़ी सी उसने एडवांसमेंट क्या करी, इस मैन ने जो बिग स्टोन टूल्स की बजाय इसने क्या यूज करना शुरू किया, स्मॉल स्टोन टूल्स, छोटे स्टोन टूल्स को इसने यूज करना शुरू किया अपने शिकार करने के लिए और कुछ भी हाउस होल्ड वर्क के लिए। उसने स्मॉल स्टोन टूल्स को यूज शुरू करना किया उसने इस एज में, मीसोलिथिक एज में। देन कम्स योर नेक्स्ट एज, a very important age, Neolithic period. Neo means न्यू। तो देखिए इस जब पीरियड पे हम आए तो इस पीरियड में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी थी, जो अभी तक चलता आ रहा था। तो सभी उस सब से, हाँ जी, यस प्लीज सर, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो यार, एक तो मुझे फैमिली भी नहीं हो, कहाँ से चेक होता है? ऑन है। हेलो, अब आ रही है क्या? यस सर। प्रॉपर आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। तो न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ, न्यूलिथिक पीरियड में काफ़ी एडवांसमेंट होगी। तो सबसे बड़ी एडवांसमेंट इस पीरियड में हुई, मैन क्या हो गया इसमें, उसने सेमी नोमैडिक लाइफ फॉलो शुरू कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखना है इसको, सेमी नोमैडिक लाइफ। अब बताइए सेमी नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है बंजारा, और सेमी नोमैडिक का हुआ तो चलो वो बात ठीक है, बट सेमी नोमैडिक का मतलब क्या होता है? सीजनल शिफ्ट। सेमी नोमैडिक का मतलब होता है कि दे विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ ईयर फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे हिमाचल में एक ट्राइब होती है गद्दी ट्राइब। तो गद्दी ट्राइब क्या करते हैं कि विंटर्स में, जब हार्श विंटर्स आते हैं, तो वो अपने जो उनका जो विंटर्स का घर रहता है वहाँ से नीचे की ओर प्लेन्स की ओर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हार्श विंटर्स होते हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं। अब समर्स में क्या होता है, प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, प्लेन्स पे गर्मी होती है, तो वो गर्मी से बचने के लिए अपने हिली एरियाज पे चले आते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। तो जो न्यूलिथिक एज के लोग थे, उन्होंने सेमी नोमैडिक लाइफ फॉलो करना शुरू कर दी।
और यही वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू किया। एंड द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन वाज बार्ले। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स कि व्हाट वाज द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन इन इंडियन हिस्ट्री और इन द हिस्ट्री। तो बार्ले वाज फर्स्ट क्रॉप। बार्ले को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजरा, जौ बोलते हैं बाजरे को, बार्ले को। तो बार्ले वाज द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन। फिर धीरे धीरे उन्होंने बाकी सारी क्रॉप्स को ग्रो करना भी शुरू करा। तो फर्स्ट क्रॉप उनकी बार्ले थी। तो ये वो पीरियड था जिसमें आदमी को फैमिली के कंसेप्ट के बारे में भी पता चलने लगा। इससे पहले तक के जो लोग थे दे वर अनअवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फैमिली। तो इस एज में आदमी को हल्का फुल्का एक सोसाइटी के कंसेप्ट के बारे में पता चलने लगा। तो एडवांस मैन था, काफ़ी एडवांस मैन था ये। तो इस एज के जो लोग थे उन्होंने स्टोन, बिग स्टोन और स्मॉल स्टोन, दोनों तरह के टूल्स का यूज़ किया। टूल्स का यूज़ क्यों करते थे वो? एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए उन्होंने टूल्स का यूज़ करना शुरू किया। तो न्यूलिथिक पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। स्टोन के, अभी तक स्टोन के चले हैं। तो जो आपका नेक्स्ट एज आती है, नेक्स्ट एज कौन सी है? नहीं, मुझे एक्चुअली इरेज करना था मुझे ना। जहाँ पे ये पेन बना हुआ है ना। हाँ, इधर। हाँ, इस पे जाओ। नहीं, सारे इरेज करना था ना। आप इरेज करो। इसी पेन पे जाओ, इसी इरेज पे जाओ। अच्छा ठीक है, थैंक्स। तो देखो अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज आती है उसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज तो सबसे एडवांस स्टेज थी हिस्ट्री की। ये जो हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसकी सबसे एडवांस स्टेज थी ये। तो इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है तो व्हाट इज चाल्को। हम कैसे करते हैं म्यूट? यहाँ से म्यूट ये नहीं, ये है दिनेश। अच्छा, वहाँ से हो गया। अब इसको हटा भी दो यार। ठीक है। तो देखो चाल्को, व्हाट इज चाल्को? चाल्को का मतलब क्या होता है? चाल्को मीन्स So the screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। No, sir. नाउ Now it is visible, sir. Yes, sir. तो देखिए व्हाट इज चाल्को? चाल्को मीन्स कॉपर। तो दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड copper age. So this was the age when people started using metal for the very first time. तो जो इस एज का जो मैन था, मोस्ट एडवांस्ड मैन था इस एज का मैन, तो उसने मेटल टूल्स यूज़ करने शुरू कर दिए। तो देखो अभी भी अगर एग्रीकल्चर में हम जाते हैं तो कस्सी वगैरह जो रहती है टूल्स वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। तो आज की डेट में तो हम आयरन यूज़ करते हैं, बट इस एज में इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी, तो ये लोग कॉपर के टूल्स यूज़ कर रहे थे। तो ये इस एज में जो मैन था उस मैन ने कपड़े पहनने भी सबसे पहले स्टार्ट करे। तो ही वॉज द फर्स्ट मैन हु कवर्ड हिज बॉडी विद द एनिमल स्किन एंड लीव्स। तो इस एज में आदमी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया। तो इस एज में आदमी सीडेंट्री लाइफ फॉलो करना शुरू करा। व्हाट इज सीडेंट्री लाइफ? सीडेंट्री लाइफ जैसे हम लोग जीते हैं, हमारा एक ही घर होता है हमारा। अरे हाथ कम करो। कहाँ से निकलेगा?
ये अनम्यूट हो गया दिनेश। तो इस एज में हमारी सीडेंट्री लाइफ शुरू हुई। तो सीडेंट्री लाइफ क्या होती है? जैसे हम लोग जो लाइफ जीते हैं एक जगह पे, हमारा कोई ट्रांसह्यूमेंस नहीं होता, वी डू नॉट माइग्रेट फ्रॉम प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वी फॉलो अ सीडेंट्री लाइफ। तो इसमें फैमिली का कंसेप्ट बिल्कुल आपका डेवलप हो गया। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन फैमिलीज, और एग्रीकल्चर भी एडवांस स्टेज पे आने लग गया, क्योंकि ये लोग क्या यूज़ कर रहे थे? आपके मेटल टूल्स यूज़ कर रहे थे। सीडेंट्री SEDAN DANTARY सीडेंट्री या TRY सीडेंट्री। तो इस एज में आदमी ने पॉटरी बनाना भी शुरू किया। सो व्हाट इज पॉटरी? बताएंगे पॉटरी क्या है? मटके। तो एनीथिंग मिट्टी के बर्तन जो भी हम बनाते हैं, बर्तन, प्लेट, और भी कुछ बनाते हैं, पॉट्स बना दिए, डेकोरेशन एलिमेंट्स जो हम बनाते हैं, वो सब जो चीज़ें बनती है मिट्टी की, उन सभी को क्या बोलते हैं? पॉटरी। तो इस जो एज थी उसमें पॉटरी बनना स्टार्ट हुई थी। तो इससे पहले के जो आदमी थे, दे वर नॉट इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा खड़ा रहना। तो हम लोग आज सीधे खड़े रहते हैं, पर हमसे जो पहले के लोग थे वो सीधे खड़े नहीं रह पाते थे, वो थोड़े झुके हुए थे। आपने सुना होगा कि हमारे इंसेस्टर जो हम हैं, चिंपांजीज, लंगूर वगैरह, हम हमारे पूर्वज है डार्विन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आपने ऐड भी देखी होगी टीवी में, मिंटोस की ऐड आती है, दिमाग की बत्ती जला दे, देखिए उसमें पहले गधा रहता है एक, फिर गधे के आगे एक इंसान रहता है, फिर इंसान बाल जलाता है अपने, फिर वो गधे को रूल करता है। तो आपने देखा होगा कि जब वो उस गुफा से पहले रहता है तो वो थोड़ा कुबड़ा सा रहता है, थोड़ा झुका हुआ रहता है, लेकिन जब वो गुफा से आगे इस एरा में आता है, चालकोलिथिक एज में, तो बिल्कुल सीधा होता है। तो इस एज का जो आदमी था वो बिल्कुल सीधा हो गया। उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब जो सीधे खड़े रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। जैसे बंदर होते हैं ना, बंदर थोड़े ऐसे झुके हुए रहते हैं, तो उससे पहले के जो इंसान थे वो भी पहले ऐसे ही झुके रहते थे। उसके बाद जो इस चालकोलिथिक एज में इवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम आदमी इवॉल्व करते हैं, तो इवॉल्व करते करते होमो इरेक्टस हो गए। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो वैसे ही होमो इरेक्टस। तो क्लियर है? तो आफ्टर दिस चालकोलिथिक एज फिर आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब देखो, अभी तक हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ रहे थे, हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा, एंड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड देर आर डिफरेंट एजेस। सो वी रेड अबाउट Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, then is your Chalcolithic age. So now your prehistoric period is over. Now we will start new period, which is your proto-historic period. So give the heading proto-historic period. तो देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, यार कहाँ चला गया है इसका पेन? पेन पे ही करा था मैंने यार पहले। तो देखो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, अब देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड में वी हैड हमारे कौन से एविडेंसेस थे हमारे पास? ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब इस जो पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो इस पीरियड में वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एज वेल एज लिटरेरी एविडेंसेस। तो वी हैव बोथ आर्कियोलॉजिकल प्लस लिटरेरी एविडेंसेस। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है जो हमारे सामने आया, जो लिटरेरी एविडेंसेस थे, अब देखो
आई एम टॉकिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बाइलिंगुअल वे में, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश और बीच में हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात कैसे समझ पा रहे हो? क्योंकि आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है। अगर मैं किसी और भाषा में, अपनी जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, अगर नेटिव लैंग्वेज में बात करूँगा तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। अगर आप हरियाणवी में बात करोगे, चलो नो डाउट मैं समझ लूँगा, बट कोई अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है तो उसको समझना टफ रहता है। अब साउथ इंडियंस आते हैं, अगर साउथ इंडियन अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो जो इस पीरियड के लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे लिखे गए हैं? ऐसे सपोज ऐसा क्रॉस है, फिर माइनस है, फिर बॉक्स है, फिर इधर कोई ऐसा कुछ और इमेज बनी है ऐसे टाइप, फिर इधर ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसे लिखे हुए हैं। तो वी डू हैव लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ दिस पीरियड, बट दीज आर नॉट डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड का मतलब होता है किसी की जो स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना, पहचानना कि इस लेटर का क्या मतलब है, डिकोड करना। तो वैसे हिस्ट्री के टर्म में डिसाइफरमेंट बोलते हैं, डिसाइफर करना। तो इस लैंग्वेज को हम पहचान नहीं सकते हैं। तो दिस इज वेयर यूर इंडस वैली सिविलाइजेशन कम्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एंड वी डू हैव लिटरेरी एविडेंसेस। उनके सील्स है हमारे पास, लिखा हुआ है, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट हमें पता नहीं है क्या लिखा हुआ है उन्होंने, वी डोंट नो, क्योंकि वो दैट इज पिक्टोग्राफिक एंड सिम्बोलिक स्क्रिप्ट, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। वी विल डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन डिटेल इसके बाद में, तो पहले इस पीरियड को ख़त्म करते हैं। तो ये था अपना हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद कम्स यूर हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री शुरू होती है, उसे बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक, हाँ जी, पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हिस्टोरिक पीरियड इज एनीथिंग, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बाद से लेकर अभी तक, कल तक सारा क्या है? हिस्टोरिक पीरियड। आज भी कल क्या बन जाएगी? हिस्ट्री। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भी इतिहास है। तो टिल टुडे जो सब कुछ तब से लेकर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बाद से अब तक जो सब कुछ है, दैट इज योर हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड में आपका सब कुछ आता है, वेदास, गुप्तास, मौर्यास, अशोका, सब कुछ हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है अभी तक जितना भी आ रहा है। तो हिस्टोरिक पीरियड वी विल डिस्कस लेटर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हाँ जी, प्रोटो हिस्टोरिक में आप नोट डिक्टेट नहीं, आप लिखो, जो मैं बोलता हूँ ना लिखते रहो साथ में। बनाया आपने नोट्स पहले से बनाए हैं? तो लिखो ना फिर साथ में, लिख रहे हो ना। तो क्या कहते हैं, हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। हेडिंग दो IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू कैसे हुई, पहले तो इसकी स्टोरी सुनते हैं कि यू पीपल विल बी सरप्राइज टू नो दैट बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स वी इंडियंस वर इवन नॉट अवेयर अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें पता ही नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। तो हमें किसने बताया ये सब कुछ है? ब्रिटिशर्स ने। हमें पता भी नहीं था इसके बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी। तो देखो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स इंडिया आए, इंडिया में उन्होंने काफ़ी सारी डेवलपमेंट करी। तो हम उनको, ब्रिटिशर्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम भी करते हैं, उन्होंने लूटा भी भारत को, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी दी हमको। तो जैसे हिमाचल में रेलवेज आया शिमला तक इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में, तो वो ब्रिटिशर्स की देन थी। नॉर्थ ईस्ट में आज तक प्रॉपर रेलवे नहीं आ पाया, तो ब्रिटिशर्स वर वेरी गुड इंजीनियर। तो वैसे ही वो क्या कर रहे थे, पंजाब में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो पंजाब का मतलब सिर्फ यहाँ वाला पंजाब नहीं है, पंजाब का मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड पंजाब दैट इज इन पाकिस्तान। तो वो वाला पंजाब भी इंडिया का ही पार्ट था। मोदी जी का अखंड भारत, सब कुछ भारत का हिस्सा था उस दौरान। तो वैसे ही रोड बन रहा था इंडिया में। तो रोड बनते बनते सुपरवाइजर की 1837 की बात है, 1837। तो सुपरवाइजर के पैर में जब खुदाई हुई तो एक्सकेवेशन, अब मैं रोड के लिए कटिंग होती है, जेसीबी की खुदाई आपने देखा ही होगा मीम्स में। तो खुदाई होते होते सील्स निकली। सील्स क्या होती है, जैसे कोई भी आर्टिफैक्ट टाइप
जैसे शो पीस रहते हैं घर पे, तो उस वैसे डेकोरेट करने के लिए सील्स होती हैं, तो वैसे वैसे सील्स निकल रही थी। तो सील्स वर मेड आउट ऑफ स्टीटाइट। स्टीटाइट एक रॉक होती है, उस रॉक से वो सील्स बनती है, वैसे वैसे सील्स आई। तो उन्होंने सोचा कि क्या है, तो अपने स्टोर रूम पे इकट्ठा करते गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1861 में ये भंडार तो भरता गया सील से। देयर वाज अ पर्सन नेम्ड अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम तो अलेक्जेंडर कनिंगम was a retired British civil servant and he was also historian. So he was very fond of history. तो हिस्ट्री के फॉन्ड थे, उन्होंने हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे, वेदास एंड ऑल, सब कुछ उन्होंने पढ़ रखा था। तो उनको काफ़ी नॉलेज थी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो अभी हम जब पीछे एजेस पढ़ रहे थे, तो एजेस में हमने पढ़ा, जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, तो लास्ट एज हमने कौन सी पढ़ी थी? लास्ट एज इन प्री हिस्टोरिक चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज के बाद आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं आपके वेदास एंड ऑल। लेकिन बाकी सब के तो रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, बट देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन जो चालकोलिथिक एज थी, चालकोलिथिक एज, उसके बाद बहुत सारा गैप था बीच में। गैप इन द सेंस कि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि बीच में क्या हुआ। फिर उसके बाद हमारे वेदास थे, फिर हमारे पास सीधा 1600 बीसी के अराउंड का रिकॉर्ड था हमारे पास चालकोलिथिक एज के बाद। तो बीच में बहुत बड़ा गैप था। तो ये गैप अलेक्जेंडर कनिंगम, बिकॉज ही वॉज हिस्टोरियन, इनको इस गैप के बारे में आइडिया था कि ऐसा सा कुछ गैप, कुछ तो है बीच में गैप, तो इनको आइडिया था इस बारे में। तो अब क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंगम को आइडिया था, तो वो भी पंजाब आए, एज रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ऐसे घूमने पंजाब आए। तो पंजाब आए तो उन्हें पीडब्ल्यूडी के जो स्टोर रहता है उसके पास गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सील्स है काफ़ी पुरानी। तो जब उन्होंने सील्स देखी तो उन्हें उनके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जो ये सील्स है इसका कुछ तो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। फिर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा, 1861 में, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट गेव परमिशन to establish archaeological survey of India. So important question for your prelims, when was archaeological survey of India established? It was in 1861 and Alexander Cunningham became its first director general. तो क्लियर है। तो अब अलेक्जेंडर कनिंगम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कर दी है, लेकिन अभी भी एक्सकेवेशन नहीं हुई है। एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है? खुदाई। जब हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, हमें पता चलता है कि इसके नीचे, इस जमीन के नीचे क्या है। तो इन 1920 में इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो नेक्स्ट आपके डीजी थे, वो जो बने, उनका नाम था जॉन मार्शल। अब जो ये जॉन मार्शल थे, इन्होंने क्या करा, जॉन मार्शल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा दोबारा से। इन्होंने बोला कि हमको इंडिया के जो ये पंजाब का एरिया है उसकी हमको साइंटिफिक एक्सकेवेशन करवानी है। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको परमिशन दी कि आप साइंटिफिक एक्सकेवेशन कराओ। साइंटिफिक एक्सकेवेशन का मतलब होता है कि वी यूज साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इन दैट। जैसे हमको एज का पता चलता है कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग इज द प्रोसेस, उसमें हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने साल पुराने हैं। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को यूज़ करके हम उसमें कार्बन डेटिंग से एज का पता लगाते हैं कि कितने साल पुराने होंगे ये। तो वैसे वैसे एक्सकेवेशन के मेथड को इन्होंने परमिशन मांगी और इनको परमिशन मिली। तो देन इन 1920 दे स्टार्टेड साइंटिफिक एक्सकेवेशन। फिर निकल के आए हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट। फिर इस एक्सकेवेशन को भी आगे लीड करने वाले अलग अलग हिस्टोरियंस थे। उनमें से एक हिस्टोरियंस थे, वो इंडियन थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है। जो दयाराम साहनी थे, ही लेड द एक्सकेवेशन एट अ प्लेस विच इज इन पंजाब
known as Harappa, HARAPPA, Harappa. And the first site excavated was Harappa. That is why this civilization is also known as Harappan civilization. So here comes your Indus Valley civilization. 1837 में यहाँ के जो फर्स्ट रिकॉर्ड मिला था उसका, जो पंजाब में रोड बन रहा था, रोड बनते हुए खुदाई हुई थी, तो रोड बनते खुदाई हुई तो ज़मीन के नीचे से कुछ सील्स निकली, तो सील्स निकली वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने स्टोर में इकट्ठी कर दी, तो बस उन्होंने स्टोर पे इकट्ठी कर रखी, तो फर्स्ट एविडेंस इनको मिला था कि कुछ सील्स निकल रही है ज़मीन के नीचे से, ये 1837 में हुआ था। फिर 61 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, फिर 61 में आपका बाकी कहानी 61 से शुरू होती है फिर आगे। अच्छा इधर उधर भी जाता है। अच्छा तो अब देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे हम, तो हमारा जो पुराना मैप है, पुराना मैप इंडिया का कुछ इस तरह से था, अखंड भारत कुछ इस तरह से मैप था, नेपाल एंड ऑल सब कुछ इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान का मिला के सब इंडिया का पार्ट था। तो आप भी ऐसा मैप ड्रॉ करेंगे, उसमें हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका एक्सटेंट क्या क्या था, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी वो। तो जैसे उसका जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 पॉइंट थे, तो जो उसकी नदर्न मोस्ट एक्सटेंशन थी उसका नाम था मंडू। मंडू इट इज इन J&K। Then was your Alamgir, it is in UP. फिर here was Daimabad in महाराष्ट्र। फिर आपका यहाँ पे था गुजरात में सुरका तोड़ा इन गुजरात। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसका एक्सटेंट पूछते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ फैली हुई थी, तो क्या क्या उसकी डायरेक्शन थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। विद इस हाँ गुजरात में है सुरका तोड़ा। तो क्लियर है, हो गया। चलो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारे साइट्स है, 100 से ऊपर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ कुछ मेन साइट्स है। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के 6 मेन साइट्स हैं, तो जैसे डिक्टेट करेंगे लिखेंगे 6 मेन साइट्स, उनको बोलते हैं कैपिटल साइट्स, CAPITL कैपिटल साइट्स। तो पहला है आपका कौन सा है, पहला हड़प्पा, सेकंड वन इज मोहन जोदाड़ो, थर्ड वन इज छानू दारो, देन इज योर बाना बली काली बंगन एंड लोथल। लिखा। तो देखो कैपिटल साइट का मतलब क्या था, ये जो साइट है इन जगह पे हमें क्या मिले, सिटाडेल्स, सिटाडेल्स CITADELS, सिटाडेल्स। सिटाडेल्स का मतलब है कि इन साइट पे देखो हम टाउन प्लानिंग इसके बाद पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
सिटाडेल का मतलब था एक बिल्डिंग रहती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बिल्डिंग टाइप, जैसे अभी मानते हैं हम किसी स्टेट का सेक्रेटेरिएट टाइप होता है जहाँ पे स्टेट के सारे सरकारी काम चलते हैं, तो वैसे वैसे सिटाडेल्स टाइप हमको मिले हैं, सिर्फ इन्हीं 6 सिटीज़ में हमको मिले हैं, 6 साइट्स पे मिले हैं, तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, कैपिटल साइट्स। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइट्स हैं किस किस रिवर के साइड पे इस्टेब्लिश्ड है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट मिले हमको मोस्टली रिवर के साइड में ही मिले हमको, जितने भी साइट्स हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते भी हैं पंजाब, 5 अब बोलते हैं ना पंजाब, मतलब जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो उस रिवर के जो आसपास की जो एरिया था उसी रिवर के आसपास आपको सारे साइट्स मिलते हैं। तो हड़प्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड मोहनजोदाड़ो एंड छानूदारो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। और आपका कालीबंगन हो गया, आपका घग्गर एंड बानावली, सरस्वती। अब देखो ये जो हड़प्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, मोहनजोदाड़ो एंड चानूदारो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, बानावली ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, कालीबंगन ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर, लोथल ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोगारा। अब ये जो इंडियन साइट्स है किस किस स्टेट्स में है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें हैं, आप बहुत बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए एस्पायर करते हो, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जैसे पॉलिटी में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, आर्टिकल्स समझने का कोई तरीका नहीं होता, आर्टिकल यू हैव टू लर्न। कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स है, यू हैव टू लर्न दीज राइट्स वर्ड बाय वर्ड, फंडामेंटल राइट्स। तो वैसे ही हिस्ट्री में कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको याद करनी पड़ेगी। तो बानावली कहाँ पर है, बानावली स्टेट, कुछ आइडिया? कोई आइडिया नहीं है। देखो बानावली है आपका हरियाणा में। अब ये तो बेरा कोनी किस साइड है इसका तो, पर हरियाणा में कहीं है बनावली। नहीं है, कोई आइडिया नहीं इस बारे में, तो आपका होमवर्क है, पता कर लेना। कालीबंगन इज इन राजस्थान और लोथल इज इन, लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात, वेरी गुड। तो हमारे ये 6 कैपिटल साइट्स हैं। तो अभी हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट ईयर 2021 में सॉरी पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में है, बाकी ये तो पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान में है, तीनों पाकिस्तान में है। तो हम जो पढ़ेंगे 2021 में लोथल का कुछ था, लोथल यूनेस्को ने कुछ इसको वो करा था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लोथल को यूनेस्को ने किसी साइट में, हेरिटेज साइट में कुछ इसको ऐड करा था। तो लोथल पे क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो और आगे हम पढ़ेंगे लोथल में एक डॉकयार्ड भी है। डॉकयार्ड क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? पोर्ट, हार्बर। तो यहाँ पे एक डॉकयार्ड भी है लोथल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज यील्डेड एविडेंसेस ऑफ डॉकयार्ड, कि किस साइट पे हमें डॉकयार्ड के एविडेंसेस मिले हैं, तो दैट इज लोथल। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस में भी आता है कि लोथल कहाँ पे है, लोथल पे क्या डॉकयार्ड किस साइट पे मिला हमको, तो दैट इज लोथल। अब देखिए अभी हमने पढ़ा इन 6 सिडल साइट के बारे में, कैपिटल साइट के बारे में। तो अब पढ़ते हैं हम टाउन प्लानिंग, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर। तो टाउन प्लानिंग सबसे देखो, टाउन प्लानिंग आप लोग चंडीगढ़ में रहते हो ऑलमोस्ट, तो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट चंडीगढ़'s टाउन प्लानिंग विच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर सिटीज? बताइए चंडीगढ़ के बारे में क्या अलग है? Planned city, how it is different? Every other cities have a little bit like
इन व्हाट सेंस डिस्क्राइब इट्स प्लानिंग? इन मतलब बिल्डिंग की सेंस कि every sector there are 4 blocks there are markets and हर सेक्टर में ऑलमोस्ट सेम जगह पे मार्केट होती है, मार्केट का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है, सेक्टर्स का ऑलमोस्ट हर जगह सेम ठीक है, जगह पे टी पॉइंट आ रहा होता है। ठीक है। नॉर्मल सिटीज में ऐसा नहीं होता कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग में सबसे बड़ी बात आती है बिल्डिंग्स की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर्स में लिखना पहले टाउन प्लानिंग फीचर, जब आपको पेपर में मेंस में क्वेश्चन आएगा, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम क्लियर कर दोगे फिर मेंस में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो देखो टाउन प्लानिंग क्या थी, टाउन प्लानिंग में उनका जो टाउन था 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था टाउन। तो एक को बोलते थे अपर टाउन और दूसरे को बोलते थे लोअर टाउन। तो अपर टाउन एंड लोअर टाउन। तो ऑलमोस्ट ऑल द इंडस वैली साइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एक्सेप्ट 1, दैट इज धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा के 3 डिविजन्स हैं। देखो यूपीएससी मेंबर्स है जो वो एक्सेप्शंस के बड़े शौकीन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरली एक्सेप्शंस पे पूछते हैं कि जहाँ जिस भी रूल का एक्सेप्शंस होता है वो क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। धोलावीरा इंडिया में ही है, गुजरात में। तो इसका मैं आपको लोथल बता रहा था ना 2021 में जो क्वेश्चन आया था, तो वो धोलावीरा का क्वेश्चन आया था। तो धोलावीरा हैज गॉट 3 डिविजन्स। तो अब देखिए जब भी कोई टाउन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसमें जनरली लोगों में भी क्या होता है डिवीजन। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उसमें लोगों का क्या डिवीजन था, बट शायद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही वो टाउन्स डिवाइड थे। जो अपर टाउन के लोग थे वो शायद थोड़े रिच रहे होंगे और लोअर टाउन के ऑर्डिनरी पीपल रहे होंगे। तो जो सिटीडल साइट्स हैं, जो हमने कैपिटल साइट पढ़ा, तो जो सिटीडल था वो कौन से पार्ट में था टाउन के? अपर पार्ट में। तो टाउन के अपर पार्ट में हमारा सिटीडल भी उधर ही होता था। तो ये हो गया हमारा टाउन प्लानिंग के बारे में। और टाउन प्लानिंग जो इनके थे 2 स्टोरीड 3 स्टोरीड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इनकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये बर्न्ट ब्रिक यूज करते थे, बर्न्ट ब्रिक इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। बर्न्ट ब्रिक यूज करते थे। और इनका जो घर था, इनके जो घर थे, घर इनके इतने सोफिस्टिकेटेड थे जो हम आज पढ़ रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं क्या कहते हैं, स्वच्छता से क्या बोलते हैं, स्वच्छता वाला नारा नहीं है जो एक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए जो सरकार चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये स्वच्छ भारत इनका जो था उस ज़माने में स्वच्छ भारत अभियान था। तो अभी हम ओपन डेफिकेशन के लिए इतनी मुहिम चला रहे हैं, हर जगह हम गाँव जगह में बोल रहे हैं कि आप वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करवाओ। गांव में वॉशरूम्स नहीं होते, ओपन में डेफिकेट करते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए इनके टाइम में क्या था, इनके हर घर के बैकयार्ड में देयर वर वॉशरूम्स। वो घर में सबके वॉशरूम बने हुए थे, हर घर के बैकयार्ड में वॉशरूम बने हुए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सोचो आज से कोई 5000 साल पहले, 2023 से लेकर 2023 तो ये हो गए, फिर BC में 2500 और पीछे, इतना पहले इनको सैनिटेशन के बारे में आइडिया था। तो इनकी जो सैनिटेशन है इट इज़ कॉल्ड इम्प्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इम्प्रेसिव फीचर, तो इनकी जो सैनिटेशन थी, इनकी जो हाइजीन थी, सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर क्या था, इनका जो स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट्स भी इनकी क्या थी, बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसे प्लान थी बिल्कुल। अभी हम चंडीगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, तो चंडीगढ़ में जैसे रोड हैं, ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आपने देखा होगा मध्य मार्ग के बीच में, बाकी सारे रोड उसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। उद्यान मार्ग है, जो भी दक्षिण मार्ग है, सुखना पथ है, 90 डिग्री पे उसको इंटरसेक्ट करते हैं। इवन छोटी छोटी गलियाँ भी, आप सेक्टर्स के डिवीजन होते हैं तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने से क्या होता है, एक तो यूनिफॉर्मिटी आती है, दूसरा आपका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्ट्रीट्स थी, तो स्ट्रीट्स वर वेल प्लान्ड एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो जो बाकी सिटीडल के बारे में हमने पढ़ लिया है, सिटीडल वाज इन अपर टाउन। तो सिटीडल एक बिल्डिंग होती थी एक तरह की। हम उम्मीद करते हैं, हमारा अनुमान है कि वो शायद किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होती होगी,
या वहाँ पे कोई ऐसा रूलर या कोई महल नहीं मिला हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो पढ़ेंगे उसके बारे में भी बाद में। तो अभी लिखो इनके बारे में, ट्रेड के बारे में। ट्रेड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे ये लोग ट्रेड भी करते थे। तो ट्रेड कैसे करते थे ये लोग? हाँ जी मेंस के लिए क्या है? हाँ सफिशिएंट है। देखो मैंने अब आपको अब आप इसको और एलाबोरेट करना है आपको, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे कि टाउन प्लानिंग लिखा आपने, फिर टाउन प्लानिंग में आप लिखोगे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बारे में लिखोगे, फिर लिखोगे स्ट्रीट्स के बारे में, फिर लिखोगे हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में लिखोगे बस। और फिर ऐसे ही आपको उसको वो करना है। टाउन प्लानिंग इतना ही सफिशिएंट है इसके बारे में, और इतना ही है ये बस इसकी इनकी टाउन प्लानिंग। और आप डिवीजन लिख दोगे उसमें। टाउन का डिवीजन था अपर और मिडल में, और एक जो आपका धोलावीरा है, धोलावीरा में 3 पार्ट्स में। देन यू विल डिस्क्राइब अबाउट सिटाडेल्स। तो आप सफिशिएंट है। ओके फाइन। तो अच्छा, तो ये ट्रेड कैसे करते थे? ट्रेड करते थे ये लोथल से। जो लोथल में क्या था इनका? डॉकयार्ड। हमने पढ़ा लोथल इनका डॉकयार्ड था, लोथल से ट्रेड करते थे। तो आगे इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ेंगे इनके हम थोड़े से, अभी के लिए इतना ही लिखो। तो अच्छा देखो, हम इनके टाउन प्लानिंग की हम बात कर रहे थे। तो टाउन प्लानिंग की तो हमने इनका टाउन्स के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया है। तो देखिए कुछ जगह है जहाँ पे हमको कुछ और बिल्डिंग्स भी मिली है। तो हमको एक बिल्डिंग मिली है, उसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। देखो ऐसे करके कुछ बिल्डिंग है। देखो ऐसा कुछ करके एक जगह मिली हमको। तो ये जगह हमको मिली है मोहनजोदाड़ो में। दिस इज टॉप व्यू। अब माफ़ करना ड्राइंग के लिए, तो ऐसा ही है। तो ये इस तरफ, इसमें 1 2 3, ये इसमें क्या बने? वॉशरूम टाइप्स बने हुए हैं इधर और इधर। और यहाँ पे एक आउटलेट के लिए एक होल सा है, आउटलेट के लिए, पानी के आउटलेट के लिए। तो इट वॉज अ प्लेस और इट इज़ कॉल्ड ग्रेट बाथ। तो अब आप लोग बताएंगे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ये क्या हो सकता है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता होगा? ये बात के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रेट बात है, इतना बड़ा क्यों होगा इसे? कम्युनिटी बाथ किसके लिए? बिल्कुल, वेरी गुड। तो हमें जो हमने इन्फर करा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो हमारे हिस्टोरियंस अंदाज़ा लगा पाए हैं, वो कहते हैं कि भाई दिस ग्रेट बाथ शायद किसी रिलीजियस या कोई कल्चरल बेथिंग के लिए यूज़ होता होगा। क्योंकि आप जैसे अभी हम हिंदुज़म की बात करते हैं या और भी रिलीजन्स की बात करते हैं, तो जैसे हरिद्वार जाते हैं बहुत से लोग गंगा में डुबकी लगाने, और भी कई बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, मणिकरण, बड़े सारे प्लेसेस है, रिचुअल प्लेसेस। तो इसको क्या शायद ये क्या प्लेस किसी के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? रिचुअल बाथिंग के लिए। तो इसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें 2 तरफ वॉशरूम्स दिए गए हैं, दोनों तरफ चेंज करने के लिए। शायद एक तरफ मेल होगा और एक तरफ फीमेल होगा, और ये स्टेयर्स है इसमें एंट्री के लिए, और साथ के साथ इन्होंने आउटलेट के लिए भी इन्होंने जगह रखी है साथ में। तो जब हमने इसको एक्सकेवेट किया तो वी फाउंड अ कॉटन क्लॉथ इन दिस आउटलेट। यहाँ पे क्या था? कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्लॉथ के यहाँ होने से हमको क्या पता चलता है कि दे वर अवेयर अबाउट कॉटन। सो कॉटन क्लॉथ के बारे में उनको पता था, उन्होंने कॉटन क्लॉथ मतलब कहीं से बनाया था। सो दे वर अवेयर अबाउट कॉटन एंड स्टिचिंग एंड वीविंग, STITCHING, स्टिचिंग एंड वीविंग।
तो उनको इसके बारे में भी पता था। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंडस वैली पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट स्टिचिंग, दे डू नॉट नो द आर्ट ऑफ स्टिचिंग, तो इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें वहाँ पे कॉटन का क्लॉथ मिला है, इसका मतलब है कि वो लोग कॉटन के बारे में जानते थे। तो देखिए ये था आपका ग्रेट बात। तो अभी अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसके फीचर्स लिखने के बारे में आए, तो अब जब आप रिचुअल्स लिखोगे उनके, तो रिचुअल्स में इसको भी लिखना है और ये आपका जो डायग्राम है ये भी बना देना है, थोड़ा बेटर बनाना, ऐसा मत बनाना, तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स। तो देखो अब बात करते हैं उनके, हाँ डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको, लिखेंगे तो सभी, तो आपको अपना आंसर अलग कैसे बनाओगे आप औरों से, लिखते तो सभी हैं, तो आपको कुछ अलग दिखने के लिए थोड़ा कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसके बाद बात करते हैं ग्रेनरीज की। तो बहुत सारे ट्रेड में तो इंटरनेशनल रिलेशन में बताऊंगा, अभी उसको छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। और वो इंटरनेशनल रिलेशन उसको ना इकट्ठा बना के हम लिखेंगे उसमें। तो देखो एक ग्रेनरीज क्या होती है, ग्रेनरीज के बारे में सुना आपने, क्या होती है ग्रेनरीज? स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। तो हमको इनके जितने 6 सिटाडेल साइट्स हैं, हर जगह पर क्या मिली है? ग्रेनरीज। और जो मोहनजोदाड़ो की ग्रेनरी है वो सबसे बड़ी है, मोहनजोदाड़ो की। देखो जितने जनरली याद रखना है पेपर में कि मोहनजोदाड़ो पे जो भी चीज़ हमको मिली है वो हमेशा ग्रैंड थी, मतलब बड़ी थी वो चीज़ें। जैसे सिटाडेल है, तो सबसे बड़ा सिटाडेल किसका है? मोहनजोदाड़ो का। और सबसे बड़ी ग्रेनरी भी किसकी है? मोहनजोदाड़ो की। तो ग्रेनरीज में हमको वहाँ पे काफ़ी सारा उनका अनाज मिला है। तो लिखेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स। एक जगह है बानावली, बानावली की जो ग्रेनरी है उसमें हमको क्या मिला है? बार्ले। एग्जाम्पल थोड़ा लिख दो। बानावली, वली सॉरी बानावली है। बार्ले। फिर आपका हड़प्पा, हड़प्पा ग्रेनरी में हमको मिले हैं राइस हस्क्स। और मोहनजोदाड़ो की ग्रेनरी सबसे बड़ी है। तो देखो इस ग्रेनरी से हमें क्या पता चलता है? ग्रेनरी जो हमको मिली है इससे हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या पता चलता है? व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस? स्टोर देम। वेरी गुड। देखो इससे आपको मेंस में ऐसे ही एनालाइज करना है क्वेश्चंस को। जैसे भी कोई भी हम नॉलेज पढ़ते हैं उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव या उसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे कि उन्होंने उस चीज़ को करा है। जैसे हमको ग्रेनरीज मिली है, ग्रेनरीज मिली है तो इसका मतलब ये है कि दे न्यू द आर्ट ऑफ स्टोरेज। तो उनको स्टोरेज का आर्ट पता था। अगर स्टोरेज का आर्ट पता था तो सो दे वर गुड फ्यूचर प्लानर्स। उनको अपने फ्यूचर के बारे में चिंता थी। और हमने जो इन्फर किया है, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि इतनी स्टोरेज थी, सिटाडेल साइट में थी, इसका मतलब है कि शायद देयर मस्ट बी ए एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहाँ पे कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहा होगा, तभी क्या लोग अनाज उगाकर जो हमारे सिटाडेल साइट से वहाँ पे इकट्ठा करते थे और अनाज वहाँ पर इकट्ठा करके फिर वहाँ से शायद कैलेमिटी के टाइम में या कभी मार्केट में या कभी आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट अगर अच्छी नहीं हुई तो डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं? इन्फर कर सकते हैं। तो और उनके ग्रेनरीज में हमको अभी भी अनाज मिला है, इसका मतलब है दे वर सेल्फ सफिशिएंट। उनका अनाज भरपूर होता था, अपने खाने के लिए तो होता ही था और साथ के साथ उनका स्टोरेज के लिए भी उनके पास अनाज बच जाता था। तो दिस ऑल वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस ग्रेनरीज। तो इतना क्लियर है ग्रेनरीज के बारे में। तो जो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में, इनका पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो
क्या लगता है आपको कैसा था उनका पॉलिटिकल सिस्टम? हाँ जी बताओ, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा उनका? मोनार्की। और बताओ कोई, बताओ। थोड़े नोबल्स होते हैं, ऊपर अपर डाउन में रहते होंगे, ऑर्डिनरी सिटीजंस नीचे रहते होंगे, those people must have ruled them or at least told them the rules and regulations to follow. तो देखिए उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है वैसे क्या था उनका पॉलिटिकल सिस्टम, बट जो हमको उनके बारे में एक्सकैवेशन में जो हमको सबूत मिले हैं, जो भी हमारे को प्रूफ्स मिले हैं, तो उससे हम क्या इन्फर करते हैं, देखो उनके हमें कितने 6 सिटिडल साइट मिले हैं, तो ओवरऑल कितने उनके बड़े सारे 100+ साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हमको सिर्फ 6 सिटिडल और कैपिटल साइट्स मिले हैं। तो मतलब सिर्फ कुछ लोग ही रूल कर रहे थे, कुछ लोग ही उसमें रूल कर रहे थे। तो जैसे 6 सिटिडल साइट, 6 सिटिडल साइट्स मतलब कुछ रूल ही उसमें कुछ लोग ही रूल कर रहे हैं। जैसे सपोज इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या है, इंडिया में का जो पार्लियामेंट है, लोकसभा में हमारे जितने भी मेंबर्स आते हैं हर स्टेट से आते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन है उसमें, वेदर इट इज़ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं हर पार्ट की इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका एक्सटेंट तो बहुत बड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन जो कैपिटल साइट्स हैं वो सिर्फ 6 जगह पर हमको मिले हैं। तो हमने लिखे थे वो कौन कौन सी 6 जगह है। तो इसका मतलब है कि ओनली फ्यू पीपल वर रूलिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो द सिस्टम इन विच ओनली फ्यू पीपल रूल इज कॉल्ड ओलिगार्की। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ओलिगार्की। इसमें क्या था, ओनली फ्यू पीपल रूलिंग एंड इन दोज फ्यू पीपल वन इज डोमिनेंट। तो जो वन जो डोमिनेंट था वो कौन सा हुआ होगा आपके अंदाजे से? मोहनजोदाड़ो वाला, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की हर चीज़ क्या है, ग्रेट है। उनकी ग्रीनरी देखो सबसे बड़ी है, जो हमारे आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ग्रेट बात है, वो सब हमें कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या लगता है कि मोहनजोदाड़ो वॉज डोमिनेंट और बाकी सब भी रूल कर रहे थे। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। तो क्लियर है इनका पॉलिटिकल सिस्टम। और इन देयर वर नो राजा, नो राजन, हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता राजा का, ना ही कोई महल मिलता है हमें उनके पॉलिटिकल सिस्टम में। तो क्लियर है इतना? तो अब नेक्स्ट चलते हैं इनकी, कुछ पूछ रहे हो? इकोनॉमी। तो देखिए इकोनॉमी की हम बात करते हैं, दे वर एग्रीकल्चरिस्ट, दे वर ट्रेडर्स, दे वर गुड प्लानर्स। तो इकोनॉमी की में वो ट्रेड, जब अब लिखेंगे हम ट्रेड के बारे में, तो जो इकोनॉमी में ट्रेड करते थे, ट्रेड इंडिया में तो करते ही करते थे एंड इंडिया के बाहर भी वो ट्रेड करते थे। ट्रेड किसके साथ करते थे? इनकी जो कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशंस थी। कंटेम्पोरेरी क्या होता है? समकालीन। जो इनके साथ की जो सिविलाइजेशन थी उनको क्या बोलते हैं? कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन। तो इससे हमें कैसे पता चलता है इनके कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन का? पहले तो लिखेंगे इनके साथ की सिविलाइजेशन थी, एक तो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन और एक तीसरी थी चाइनीज सिविलाइजेशन। अब देखो चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ इनका इतना ट्रेड था नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चाइनीज जो सिविलाइजेशन थी वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रहे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, 3 सिविलाइजेशन थी साथ में। तो जैसे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है?
मेनली इंडस वैली, इंडस के किनारे, बाकी भी रिवर्स है उसमें। तो वैसे ही आपकी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो किस रिवर के किनारे हैं? 2 रिवर्स हैं, रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस रिवर के किनारे थी? रिवर नाइल। अब क्या हुआ? इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड था हमारा। मेसोपोटामियन मतलब ईरान एंड इराक जो कंट्रीज हैं हमारी, उनके साथ का जो हमारा ट्रेड है। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इनकी एक बुक है, बुक का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एवस्था, AVESTA, एवस्था या AVESTHA, एवस्था। This book is written in Avestan language and Kharoshti script. खरोष्टी स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंटर। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि एवस्था इज अ बुक रिटन इन विच लैंग्वेज या विच स्क्रिप्ट। लैंग्वेज तो एवस्था है, वो तो आप कर ही लोगे, और खरोष्टी याद रखना है। और ये बुक इज रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन? इट इज रिलेटेड टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो हमें अब क्या पता चला, जो ये बुक है इनकी एवस्था, इस बुक में ये बहुत सारी चीजें लिखते हैं। इस बुक में ये लिखते हैं कि वी ट्रेडेड विद द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सो व्हाट इज द लैंड विद 5 रिवर्स? इंडिया, एंड दे कॉल्ड इंडिया एज मेलुहा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स अगेन, सो देख मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो बुक है एवस्था, इन एवस्था, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यस प्लीज। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक बुक है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन की हम इनकी भी बुक्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वैसे ही मेसोपोटामियन की भी एक बुक है, एंड उस बुक का नाम है एवस्था। एंड दिस बुक इज रिटन इन एवस्थन लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। लैंग्वेज क्या होता है? जिसे हम कुछ भी बात कर रहे हैं, भाषा जो हम बात करते हैं, लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं, जिस उसमें लिखते हैं लिपि, लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो इस बुक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने लिखा है कि दे ट्रेडेड विद द लैंड ऑफ 5 रिवर एंड दे नेम्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स एज मेलुहा। सो मेलुहा इज एन ओल्ड नेम ऑफ इंडिया ओनली। पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार, स्टेटमेंट थी उसमें कि वी ट्रेडेड विद द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज रिटन इन विच बुक? तो ये बुक थी एवस्था, मेलुहा उसमें मेंशन था, तो मेलुहा याद रखना है आपको। तो अब देखो ये इंडिया से ट्रेड करते थे, कुछ चीज़ें खरीदते थे और कुछ बेचते थे। सो वी इंडियंस आर ऑलवेज, चिरकाल से हम लोग क्या रहे हैं, सोना चांदी के बहुत शौकीन रहे हैं। तो वी इम्पोर्टेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल इम्पोर्टेड गोल्ड, सिल्वर और टिन फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सो लिखना है इसको, इंडस वैली पीपल इम्पोर्टेड गोल्ड, टिन, सिल्वर फ्रॉम मेसोपोटामिया। और इंडिया ने इनको बेचा क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इनको क्या एक्सपोर्ट करा? फूड क्रॉप्स, क्योंकि दे वर रिच इन एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप्स, रॉक सॉल्ट, कॉटन, टिम्बर। रॉक सॉल्ट। तो इतना क्लियर है? तो ये ट्रेड कहाँ से करते थे? लोथल से। तो लोथल में हमारे को डॉकयार्ड मिला है, तो उसी डॉकयार्ड से ये लोग ट्रेड करते थे। और हड़प्पा और लोथल पे हमको बहुत सारी पर्शियन सील्स भी मिली है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी सील्स थी, वैसे ही पर्शियन सील्स थी, क्या की? मेसोपोटामिया की, ईरान, इराक, पर्शिया भी बोलते हैं उसको।
तो इनकी सील्स थी। अब मैंने बताया था आपको ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे कैसे ब्रिक्स यूज करते थे ये लोग, बर्न्ट ब्रिक्स, जलाई हुई ब्रिक्स। फिर क्या हुआ कि हमने बर्न्ट ब्रिक्स इनको बेची और इनसे बेक्ड ब्रिक्स खरीदी। यू नो डिफरेंस बिटवीन बर्निंग एंड बेकिंग क्या होता है? तो जलाना और पकाना, देखो डिफरेंस ये होता है कि जब जो बर्निंग होती है, बर्निंग में वी पुट जो मटेरियल होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद फ्लेम्स, लेकिन बेकिंग में हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, बेकिंग में हम हीट से पकाते हैं उसको सिर्फ। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ब्रिक्स थी देवर बेक्ड ब्रिक्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी बर्न्ट ब्रिक्स। तो वी इम्पोर्टेड बेक्ड ब्रिक्स फ्रॉम, we in the sense Indus Valley civilization, don't write we, write Indus Valley civilization. Indus Valley civilization people imported baked bricks and exported burnt bricks. नहीं, मेसोपोटाम इजिप्ट इज डिफरेंट। हाँ उन्हीं के साथ है बस हमारा अवस्था में जो हमको मिला है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला हमको जिसमें हमको ट्रेड मिलता। तो क्लियर है इतना? तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वो है इसकी सोसाइटी। तो राइट अबाउट सोसाइटी। तो आपको क्या लगता है कैसी सोसाइटी रही होगी इनकी सोसाइटी? सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी की सोसाइटी कैसी है? कैसी? मॉडर्न। और एलिमेंट्स क्या क्या है हमारी सोसाइटी में? सोशल कंटेक्स्ट। जैसे हमारी सोसाइटी है, वी डू हैव कास्ट, वी डू हैव रिलीजन। तो पहले देखो सोसाइटी की बात करते हैं। तो इनकी जो सोसाइटी थी, सोसाइटी आप हैरान रहेंगे, इनकी सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाय women. So Indus Valley civilization was a matriarchal society, very important for your prelims examination. जो Indus Valley civilization थी वो matriarchal society को फॉलो करते थे। अब क्यों रहे होंगे matriarchal वो, ये बताएंगे आप अब। बताएं कोई ऑनलाइन वाले। So why they are not today? Sorry? Your voice is breaking. फिर से बताओ एक बार। यार अब सुनाई नहीं दे रहा है, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो होता क्या था कि मैन जो थे दे वर ट्रेडर्स। तो मैन यूज टू रिमेन बिजी इन ट्रेड ओनली। तो आदमी हमेशा घर से बाहर रहते थे। मोस्टली जो उनके मैन थे ट्रेड करते थे। पुरानी बहुत पुरानी शिप्स थी। अगर मेसोपोटामिया इजिप्ट जाना होता था तो सालों लग जाते थे, 1-2 साल जाने में लग जाते थे, सालों फिर आने में लग जाते थे। तो देवर बिजी इन ट्रेड, तो घर से बाहर रहते थे। तो उनकी जो सोसाइटी थी वो क्या थी? मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो उनकी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम था, वी डोंट नो। ऑल्दो हमारे को कोई उसका एविडेंस नहीं मिला, वी डोंट नो। पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और विडोरी मैरिज, वी डोंट नो। हमारे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है एग्जिस्टिंग था या नहीं था। बट हमको जो पता है कि सोसाइटी कैसी थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी। ज़्यादातर लोग सब इक्वल थे। वहाँ पे कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई डोमिनेंस नहीं थी किसी की। तो ये हो सकता है कि सोसाइटी में 2 क्लासेस थी, अपर और लोअर क्लास। ये कैसे पता चला हमको? टाउन से। एक टाउन के 2 पार्ट हैं, एक अपर पार्ट एंड एक लोअर पार्ट। तो बस यही था इसकी सोसाइटी के बारे में। अब देखो सोसाइटी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो सोसाइटी को आप कैसे लिखेंगे आज के कंटेक्स्ट में। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा, मेंस के कंटेक्स्ट में सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करो। तो देखो पहले तो हम सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि सोसाइटी के एलिमेंट्स बताएंगे कि सोसाइटी में, उनकी सोसाइटी में कोई भी कास्ट नहीं थी, कोई भी कास्ट नहीं थी और उनका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था। अब कोई उनका, बट देवर नेचर वर्शिपर्स, वो हम पढ़ेंगे आगे रिलीजन में, इसके बाद पढ़ाऊंगा रिलीजन। और उनकी सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय विमेन, मैट्रियार्कल सोसाइटी।
फीमेल्स का काफ़ी रोल था उसकी सोसाइटी में। देखो ये हमें कैसे पता चला कि फीमेल का रोल था, ये हमें पता चला कि उनके जो बरियल्स होते हैं, जो हम बरी करते हैं किसी को दफनाते हैं, तो जो हमको कंकाल मिले, जितने भी स्केलेटन्स मिले, वो किसके हैं? मोस्टली फीमेल्स के, मोस्टली स्केलेटन्स किसके? फीमेल्स के। तो सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाय विमेन। 2011 में हिस्टोरियंस ने इस बात को कंफर्म कर दिया था। और उनकी सोसाइटी में बाकी सोसाइटी इगेलिटेरियन थी। एजुकेशन वी डोंट नो वो क्या एजुकेशन फॉलो करते थे, क्योंकि हमारे पास उनकी जो राइटिंग्स है उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए कि उनकी राइटिंग्स क्या बोलती है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं उनके रिलीजन के बारे में। उनका रिलीजन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन, देखो रिलीजन हमेशा दो पर्सपेक्टिव से आता है। क्या दो पर्सपेक्टिव होते हैं? वाई डू वी फॉलो रिलीजन अदर देन हमारे पे क्या क्या? टू लीड अ वेल लाइफ। और बताओ कोई? फुलफिलमेंट। ओके, देखो रिलीजन कम्स फ्रॉम टू थिंग्स, लव एंड फियर। जो बहुत बड़े सनातनी, बहुत बड़े धर्मी होते हैं, बाबा लोग होते हैं, उन लोगों को भगवान से प्यार होता है, वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं उन लोगों को भगवान से क्या होता है? डर। बहुत से लोगों को डर होता है कि भगवान मेरा बुरा ना कर दे, इसलिए भगवान का नाम जप देते हैं। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिन जिन चीज़ों से डर था उन चीज़ों की ये पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग। सो दे वर नेचर वर्शिपर्स, उनके लिए नेचर ही सबसे सुप्रीम था, तो सो दे वर नेचर वर्शिपर्स। सो जो इस तरह की पूजा होती है जिसमें नेचर को वर्शिप किया जाता है उसको बोलते हैं सेबियानिज्म। और जो एनिमल्स की वर्शिप करते हैं उसको बोलते हैं एनिमिज्म। ऑल्सो एनिमल वर्शिपर्स, दे वर्शिप्ड हम्प्ड बुल। Humped bull was sacred to them. They also worshipped unicorn, rhino, tiger, deer and elephant. और हिस्ट्री में कह रहे हो आप? अदर देन IBC? हाँ, काफ़ी सिविलाइजेशन और काफ़ी उसमें रहता है। इंडिया में उतना रोल नहीं था इनके सिवा, बट वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते तो था। तो अब एक क्या है कि एक हमको सील मिली थी। सील में क्या था? अ मैन वॉज सिटिंग इन अ योगी पॉस्चर। योगी पॉस्चर मतलब पद्मासन में एक मैन बैठा है, एंड ही वॉज बियर्डेड मैन। तो और उन्होंने एक मुकुट पहना है, 3 हॉर्न्ड मुकुट उनका जो है। 3 हॉर्न मतलब 2 सींग इस तरफ है और एक सामने की तरफ है। सो दैट सील इज ऑल्सो कॉल्ड पशुपति महादेव। तो जो वो सील है वो हमको मिली थी मोहन जोदाड़ो। हाँ, रिलीजन में ये सब कुछ मोहन जोदाड़ो। बट वी डू नॉट नो कि उनका रिलीजन हिंदुइज्म था कि नहीं था, बट वो पशुपति महादेव है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई इट इज़ सिमिलर टू लॉर्ड शिवा, बट अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि दे वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी।